हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25NG के यूट्यूब क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आपको पता है कि इन दिनों हम राष्ट्रपति के चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने राष्ट्रपति के शपथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल, राष्ट्रपति को दिए जाने वाले विशेष अधिकार तथा महाभियोग के बारे में चर्चा किया था। महाभियोग जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, इस मेथड के बारे में जाना था। आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राष्ट्रपति को दी जाने वाली शक्तियों की। तो चलिए बिना इंतजार ना किए हुए शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना जरूरी है। जैसे भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका या कार्यकारी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है। बाकी वास्तविक कार्यपालिका में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल रहती है, मंत्रिमंडल शामिल रहती है। एक संघीय कार्यपालिका को हम लें तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, इधर प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और देश का महान्यायवादी यानी कि एटॉर्नी जनरल शामिल रहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को दी जाने वाली शक्तियों में कौन कौन से शक्तियां शामिल हैं। तो इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं जनरली तौर पर। एक तो होंगे जनरल पावर और दूसरे होंगे इमरजेंसी पावर। जनरल पावर में हम बात करते हैं उन राष्ट्रपति के कूटनीतिक शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के बारे में और राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में। लेकिन राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर में हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की, साथ ही फाइनेंशियल रूल की, और एक और हम बात करते हैं किसकी? नेशनल इमरजेंसी की। ओके, अब एक एक करके इन सबको समझते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल पावर ऑफ प्रेसिडेंट की, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि कार्यपालिका शक्तियाँ जो कि राष्ट्रपति को दी जाती हैं। तो चलिए बिना इंतजार ना किए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आर्टिकल 74 की। आर्टिकल 74 कहता है कि जितने भी राष्ट्रपति को जितने भी शक्तियाँ प्राप्त है, उन सारे शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर, मंत्रिमंडल के सलाह पर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल रहता है, उसकी सलाह पर करेगा। लेकिन राष्ट्रपति के कुछ स्वविवेक शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, लेकिन इन स्वविवेक शक्तियों का जिक्र भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को स्वविवेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 53, आर्टिकल 55, आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78 की। चलिए जिक्र करते हैं आर्टिकल 53 और आर्टिकल 75 साथ ही 77 की। क्या प्रावधान देके रखे हैं इन आर्टिकलों में, देखते हैं। आर्टिकल 53 कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट की कार्यपालिका शक्तियों वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। यह इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ मंत्रिपरिषद अधिकारियों के संयोग से करेगा या करता है। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता को ही प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करना चाहिए या नियुक्त करेंगे। चलिए इसको समझते हैं। लोकसभा में टोटल मेंबर होते हैं 545, उसमें से 2 मनोनीत सदस्य हैं, यानी कि 543 एक्चुअली नंबर ये हैं लोकसभा में मेंबरों की। 545 में से जिस गठबंधन के पास, जिस पार्टी के पास 272 सीटें हैं लेके आ जाती हैं, वह बहुमत दल का नेता होता है। यदि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति अपनी स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग कर वह किसी भी पार्टी या दल को सरकार बना सकती है, चाहे वह बड़ा दल हो का नेता हो या गठबंधन की सरकार। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे, इसका उल्लेख भी संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं मिलता। क्यों? कारण क्या? प्रधानमंत्री की कोई शपथ नहीं होती। प्रधानमंत्री शपथ लेती है, लेकिन एक मंत्री के रूप में शपथ लेती है, वह भी मंत्रिमंडल का सदस्य है। बस ये है, उन मंत्रिमंडल में वह प्रधान है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और उन्हें शपथ भी दिलाएंगे। प्रधानमंत्री को ये शक्ति प्राप्त होती है कि वह किन किन लोगों को मंत्री के लिए नॉमिनेट कर राष्ट्रपति के पास सूची भेजता है। साथ ही वह कौन सी मंत्री को कौन सा पद दिया जाए, यह भी प्रधानमंत्री तय करते हैं। इसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। मंत्री हमेशा पद के शपथ लेता है, ना कि विभाग।
राष्ट्रपति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी करते हैं और साथ ही यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को की नियुक्ति भी करते हैं। निर्वाचन आयुक्त तथा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 77 की। आर्टिकल 77 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे तथा राष्ट्रपति इन मंत्रियों के कार्य आवंटन, मतलब कि जो प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए उन मंत्रियों का कार्य आवंटन के नियम बनाएंगे। इसका भी उल्लेख आर्टिकल 77 में देखने को मिलता है। अलग अलग पदों के हिसाब से बहुत सारे नियम बनाने पड़ते हैं और ये सारे नियम राष्ट्रपति बनाएंगे, इस बात का जिक्र आर्टिकल 77 करता है। आर्टिकल 78 जो है, जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंध रहते हैं, इसके संदर्भ में बात करता है। उसी तरीके से वही कार्य स्टेट स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संदर्भ में आर्टिकल 167 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दोनों के अच्छे संबंधों को बखूबी या बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करता है। ये आर्टिकल 78 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश के शासन व्यवस्था या प्रशासन के बारे में जानकारी ले सकता है। दूसरा पॉइंट कहता है इसका कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि निर्माण की जानकारी ले सकता है। तीसरा इसका पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को किसी मुद्दे पर, संवैधानिक मुद्दे पर मंत्रिपरिषद में चर्चा करवाने के लिए कह सकता है। मंत्रिपरिषद में क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद सामाजिक उत्तरदायित्व पर काम करती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री से मांगे गए सारे जानकारी बिल्कुल प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को सौंपने हैं। ये भी बात कही गई है कि प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए सारे सुझाव, सारे काम की जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सौंपे। इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे एक्सिक्यूटिव पावर के अंतर्गत ही और सारे शक्तियों के बारे में जो राष्ट्रपति को दी जाती हैं। तो चलिए, स्टेट यानी कि राज्य संयोग को बढ़ावा देता है, राजकीय संयोग को बढ़ावा देते हैं देने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल को बुलाते हैं। आर्टिकल 263 इस प्रकार की बातें करता है। और इनके प्रशासन के माध्यम से, जो राष्ट्रपति प्रशासन के माध्यम से जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से संभालता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को SC एवं ST क्षेत्र घोषित कर सकता है, इतना उसके पास अधिकार होते हैं। चलिए, कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत बात करते हैं। राष्ट्रपति कॉम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के सलाह पर अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादिका की नियुक्ति करते हैं, उन्हें शपथ दिलाते हैं। वह कार्य राष्ट्रपति, शपथ दिलाने व नियुक्ति करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी पद का उल्लेख आर्टिकल 76 में है और ये महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब कि महान्यायवादी तब तक पद पर रहेंगे जब तक राष्ट्रपति उन्हें रखना चाहेंगे। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति कॉम के सलाह पर यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर CAG की नियुक्ति भी करते हैं और उनको शपथ दिलाएंगे, लेकिन प्रसाद पर्यंत की सुविधा यहाँ राष्ट्रपति को नहीं है। किसके लिए? CAG यानी CAG के लिए यहाँ प्रसाद पर्यंत की सुविधा राष्ट्रपति के पास नहीं है। यानी कि अपॉइंट देने की, शपथ दिलाने की, ये दो सुविधाएं राष्ट्रपति को दी गई हैं CAG के सुविधा में, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के संदर्भ में। लेकिन उनके पीरियड और टाइम के बारे में राष्ट्रपति को ये सुविधा नहीं दी गई है। CAG को संसद के द्वारा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, CEG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक को संसद के द्वारा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी तरह से ये वाले पद पर रह रहे व्यक्ति को भी इसी विधि से हटाया जाता है। साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर 28 राज्यों के राज्यपाल, साथ दिल्ली एवं पांडुचेरी, अंडमान निकोबार, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश में उप गवर्नर होते हैं। वह 29 राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं तथा 4 अन्य जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहते हैं। लेकिन इन्हें राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता, शपथ सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाते हैं। किनको? राज्यपाल को और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ये इनको नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ दिलाने का काम सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं। अब हम जिक्र करते हैं आर्टिकल 74 की।
आर्टिकल 74 निम्न अलग अलग बातों की जिक्र करता है, जिसमें है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कॉम होगा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, इस बात को बताता है। और आर्टिकल 74 यह भी कहता है कि उस कॉम का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। साथ ही कॉम के एडवाइस को ही राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है संसद में। इन 3 से 4 बातों का उल्लेख आर्टिकल 74 करता है। और जो प्रसाद पर्यंत वाली जो बात कही गई है राष्ट्रपति के लिए, तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं है ये प्रसाद पर्यंत, बल्कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर यह निर्णय राष्ट्रपति लेता है या राष्ट्रपति के पास होती है।